नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के दिल यानी अजमेर की। एक ऐसा शहर जहां के हर मोड़ पर इतिहास, आस्था और ताकत की कहानियां आपस में गुंथी हुई मिलती हैं। तो चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं। लेकिन सबसे पहले एक सवाल मन में आता है ना? आखिर क्या वजह है कि किसी एक शहर को पूरे के पूरे राज्य का दिल कह दिया जाता है? इसका जवाब सिर्फ नक्शे पर इसकी लोकेशन में नहीं है। नहीं नहीं, इसका जवाब छुपा है इसकी कहानियों में। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1113 ईस्वी से। उस वक्त चौहान राजा अजयराज ने इस शहर की नींव रखी थी। और देखिए इसकी लोकेशन ही कितनी कमाल की है। चारों तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ और राजस्थान के बिल्कुल सेंटर में। बस यहीं से इसकी अहमियत का वो लंबा सफर शुरू हो गया। तो चलिए अपनी इस यात्रा का पहला पड़ाव शुरू करते हैं, और वो हैं अजमेर के वो शानदार किले जो सदियों तक ताकत और सियासत का गढ़ बने रहें। लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है तारागढ़ किले का। अब ये कोई मामूली किला नहीं है। इसके इतने नाम हैं और हर नाम मानो इसकी शान का एक अलग ही किस्सा सुनाता हो। किसी ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा तो किसी ने राजपूताने की कुंजी। मतलब ये नाम ही बता देते हैं कि ये किला कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं थी, सच में। सोचिए, जब उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पहली बार इस किले को देखा तो उनके मुंह से बस एक ही बात निकली, अरे ये तो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। ये एक लाइन ही इस किले की मजबूती और बनावट की पूरी कहानी बयां कर देती है। इस किले की दीवारों के अंदर झांकें तो इतिहास की न जाने कितनी परतें दबी हुई हैं। हाँ, इसका नाम तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर रखा था, लेकिन इसकी कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं है बल्कि संघर्षों से भी भरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह राजस्थान का वो किला है जिसने सबसे ज्यादा लोकल अटैक झेले हैं। आज भी यहां इसके पहले गवर्नर मीरान साहब की दरगाह मौजूद है, और वो पुराने जमाने के पानी के कुंड, ये सब उस बीते हुए वक्त की याद दिलाते हैं। अच्छा, तारागढ़ से अब आगे बढ़ते हैं अजमेर के दूसरे बड़े किले की तरफ, जिसे हम अकबर के किले के नाम से जानते हैं। वैसे इसका एक और नाम भी है, अकबर का दौलत खाना। और ये नाम ही सब कुछ बता देता है ना, कि ये सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि ये मुगल बादशाह अकबर का खजाना रखने की सबसे सेफ जगह थी, और एक बहुत ही जरूरी मिलिट्री बेस भी। लेकिन ये किला सिर्फ दौलत रखने के लिए नहीं बना था, ये तो भारतीय इतिहास के कुछ सबसे बड़े पलों का गवाह रहा है। सोचिए, 1576 में हल्दी घाटी की जो मशहूर लड़ाई हुई, उसकी पूरी प्लानिंग, पूरी रणनीति यहीं बैठकर बनी थी। और फिर ठीक 40 साल बाद 1616 में यहीं पर जहांगीर ने अंग्रेज एम्बेसडर सर थॉमस रो से मुलाकात की। वो एक मुलाकात जिसने भारत में ब्रिटिश ट्रेड के दरवाजे खोल दिए और आने वाली सदियों का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। तो किलों की ताकत और सियासत की कहानियों से निकलकर अब हम चलते हैं शहर के उस हिस्से में जहां रूह को सुकून मिलता है, अजमेर के आध्यात्मिक दिल की ओर। एक ऐसी जगह जहां अलग अलग मजहब और आस्थाएं एक साथ आकर मिलती हैं। यहाँ की सबसे अनोखी जगहों में से एक है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। अब इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये दो बिल्कुल अलग अलग जमानों को जोड़ती है। देखिए, शुरू में ये एक संस्कृत स्कूल हुआ करता था जिसे चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था, और फिर दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर एक मस्जिद में बदल दिया। ये जो बदलाव है ना, ये आज भी इसकी बनावट में, इसके आर्किटेक्चर में साफ साफ नजर आता है। लेकिन सवाल यह है कि इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा ही क्यों पड़ा? भाई, इसके पीछे भी दो बड़ी मजेदार कहानियां हैं। एक कहानी कहती है कि इसे बनाने में सिर्फ 2.5 दिन लगे थे, और दूसरी कहानी के मुताबिक यहां एक संत थे, पीर पंजाब शाह, जिनका 2.5 दिन का मेला या उर्स लगता था। अब सच क्या है, ये तो इतिहास ही जाने। चलिए अब हम उस जगह पर चलते हैं जो सिर्फ अजमेर या राजस्थान ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ये उस महान सूफी संत की आखिरी आरामगाह है जिन्हें सुल्तान उल हिंद का दर्जा मिला, यानी हिंदुस्तान का रूहानी बादशाह। और देखिए, इस दरगाह की खास बात यह है कि हर जमाने के बादशाहों ने यहां सिर झुकाया है, फिर चाहे वो किसी भी मजहब के क्यों ना हो। आपको बताऊं, मोहम्मद बिन तुगलक वो पहले दिल्ली सुल्तान थे जो यहां जियारत करने आए। फिर मुगल बादशाह अकबर ने यहां एक बहुत बड़ी देग, मतलब एक बड़ा सा कड़ाहा बनवाया, और उनके बेटे जहांगीर ने एक छोटी देग बनवाई। ये सब क्या दिखाता है? यही कि ये जगह हमेशा से हुकूमत और अकीदत दोनों के लिए कितनी जरूरी रही है।
अजमेर की बात हो और पुष्कर का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अजमेर की रूहानी यात्रा पुष्कर के बिना एकदम अधूरी है। इसे सिर्फ एक तीर्थ नहीं कहते, बल्कि इसे तीर्थ राज का दर्जा दिया गया है, यानी सभी तीर्थों का राजा। और यहाँ के 52 पवित्र घाट, वो तो इसकी एक अलग ही पहचान है। पुष्कर की ये जो पवित्रता है ना, इसकी जड़ें बहुत गहरी पौराणिक कथाओं में हैं। ऐसा माना जाता है कि ये वही जमीन है जहां ऋषि विश्वामित्र ने कठोर तपस्या की थी। कहते हैं कि भगवान राम ने अपने पिता दशरथ के लिए पिंडदान यहीं किया था। और तो और पांडवों ने भी अपने वनवास का कुछ वक्त यहीं गुजारा था। और इन सबसे बढ़कर सबसे खास बात यह है कि यहीं पर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का पूरे भारत में एक लौता मशहूर मंदिर है। और देखिए, अजमेर में धर्मों का संगम यहीं खत्म नहीं होता। एक और बेहतरीन उदाहरण है सोनी जी की नसियां। ये एक बहुत ही खूबसूरत जैन मंदिर है जो पहले तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। इसकी कलाकारी और बनावट सच में देखने लायक है। तो चलिए, किलों और मंदिरों से निकलकर अब शहर की खूबसूरत झीलों की तरफ चलते हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ पानी के बड़े बड़े तालाब नहीं हैं। इनके बनने के पीछे कहीं संघर्ष की कहानी है तो कहीं रहम और करुणा की बड़ी नाटकीय कहानियां हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, एक लड़ाई का मैदान जो खून से पूरी तरह लाल हो चुका है। बस ठीक यहीं से आना सागर झील की कहानी की शुरुआत होती है। बात है लगभग 1137 ईस्वी की। राजा अर्णोराज चौहान ने तुर्की हमलावरों को एक जबरदस्त लड़ाई में हराया, लेकिन जीत के बाद भी जमीन पर इतना खून बहा था कि उसे पाक साफ करना जरूरी था। तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने चंद्रा नदी के बहाव को रोककर एक बांध बनवाया और उसी से बनी ये विशाल झील आना सागर झील। तो ये झील सिर्फ पानी के एक जरिया नहीं बनी, बल्कि जंग के बाद अमन और पाकीज़गी की एक निशानी बन गई। जहां एक तरफ आना सागर झील एक जंग से पैदा हुई, वहीं दूसरी तरफ है फाय सागर झील, और इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। इसे 1892 में बनाया गया था और वजह थी अकाल। ये एक रिलीफ प्रोजेक्ट था ताकि सूखे के वक्त लोगों की प्यास बुझाई जा सके और उन्हें काम भी मिल सके। इसका नाम भी इसे बनाने वाले ब्रिटिश इंजीनियर मिस्टर फॉय के नाम पर पड़ा। चलिए अब इतिहास में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश राज के दौरान और फिर आज़ादी के बाद अजमेर ने एक मॉडर्न शहर के तौर पर अपनी पहचान बनाई। 1857 की क्रांति, उसमें भी अजमेर का एक बहुत अहम रोल था। हुआ ये कि अजमेर में अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा हथियारों का गोदाम था जिसकी हिफाजत भारतीय सिपाही करते थे। अंग्रेजों ने उन सिपाहियों को वहां से हटाकर नसीराबाद भेज दिया। बस ये बात सिपाहियों को अपनी तौहीन लगी और इसी एक घटना ने गुस्से की आग को भड़का दिया। नतीजा 28 मई 1857 को नसीराबाद से ही पूरे राजस्थान में क्रांति की पहली चिंगारी भड़की। आज़ादी के बाद भी अजमेर की अहमियत कम नहीं हुई, बल्कि ये तो एक मॉडर्न सेंटर के तौर पर और भी ज़्यादा मजबूत हुआ। देखिए ना, देश के सबसे नामी स्कूलों में से एक मेयो कॉलेज यहीं पर है। पूरे राजस्थान की सरकारी नौकरियों को संभालने वाला आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर भी अजमेर में ही है। इंडस्ट्री की बात करें तो एचएमटी जैसी बड़ी फैक्ट्री यहीं लगी, और तो और आज राजस्थान की इकलौती सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी यही मौजूद है। तो हमने देखा कैसे अजमेर एक ही वक्त में ताकत का गढ़ भी रहा, आस्था का संगम भी और बगावत की जमीन भी। ये एक ऐसा शहर है जिसने इतिहास को बनते और बदलते देखा है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी सारी पहचानों को अपने अंदर समेटे हुए इस शहर के इतिहास की किताब में अगला पन्ना क्या लिखा जाएगा? इसका अगला अध्याय क्या होगा?